कोरोना महामारी के बाद से स्वास्थ्य बीमा की मांग तेजी से बढ़ रही है। अपना कारोबार बढ़ाने के लिए बीमा कंपनियां नए उत्पाद पेश कर रही हैं। कौन सा उत्पाद किसके लिए उपयोगी रहेगा और कब खरीदना सही रहेगा, इन तमाम बातों को लेकर के ग्राहकों के मन में तमाम दुविधा रहती है। ऐसे में बीमा कवर की कब और कैसे की जाए समीक्षा, कैसे बढ़ाएं कवर, कैसे काम करता है ओपीडी एड ऑन, इस तरह के तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हैं पॉलिसी बाजार के हेल्थ इंश्योरेंस हेड अमित छाबड़ा जी। छाबड़ा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए मनी 9 के इस मंच पर। सबसे पहला सवाल, अभी हमने जो रिपोर्ट दिखाई है, हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस कवर की समीक्षा किस तरीके से करनी चाहिए और बीमा कवर को बढ़ाने के लिए क्या कुछ विकल्प मौजूद हैं और उनमें सबसे बेहतर विकल्प कौन सा हो सकता है? देखिए, सबसे जरूरी चीज जब कोई भी आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस प्लान मान लीजिए खरीद रहे हैं या फिर रिन्यू करा रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है समझना कि आपका सम इंश्योर्ड कितना है। बहुत बारी हम ये गलती कर बैठते हैं कि हम मान लीजिए मैं एक पूरा परिवार है, मैं, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, हम लोग एक बड़ा परिवार है। हम सबके लिए मिला के सम इंश्योर्ड 5 लाख रुपए का ले लेते हैं। ऐसे में प्रॉब्लम या दिक्कत ये आती है कि कल को अगर कोई परेशानी होती है किसी एक को, या फिर कोविड में हमने देखा कि पूरा का पूरा परिवार हॉस्पिटलाइज हो रहा है, तो ऐसे में वो 5 लाख सम इंश्योर्ड खत्म हो जाता है और बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तो बहुत जरूरी है कि हम अपना सम इंश्योर्ड बढ़ाएं और एक अच्छा सम इंश्योर्ड ज्यादा लें अपने अपने परिवार के हिसाब से, अपने हिसाब से। ऐसे में सम इंश्योर्ड बढ़ाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि हम अपना बेस सम इंश्योर्ड ही बढ़ा लें। तो मान लीजिए अगर आपके पास आज एक पॉलिसी जो 5 लाख या 10 लाख की है, उसको अगर आप 1 करोड़ का करना चाहते हैं, तो आप अपना जो बेस सम इंश्योर्ड है आप उसी को बढ़ा सकते हैं। अब या तो वो आप नई पॉलिसी लेते हुए बढ़ा सकते हैं या फिर आप रिन्यूअल के टाइम पे भी बढ़ा सकते हैं। तो एक एक तरीका ये है इसका कि आप अपना बेस सम इंश्योर्ड बढ़ा लें। एक दूसरा तरीका जो कि आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है वो ये है कि आप एक सुपर टॉपअप ले लें। सुपर टॉपअप एक एडिशनल पॉलिसी है, एक अलग से आप पॉलिसी लेते हैं जी। और ये मैं आपको समझाता हूँ कैसे काम करती है। मान लीजिए आपके पास आज एक पॉलिसी है जो 5 लाख सम इंश्योर्ड की है। अब आप अपना कवर 1 करोड़ तक मान लीजिए ले जाना चाहते हैं, तो वो जो आपकी पॉलिसी है वो चलती रहेगी। उसके साथ ही आप एक और पॉलिसी लेते हैं जो कि आपके कवर, जो कि आपको अगले 95 लाख तक का कवर देती है। तो पहले 5 लाख आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी से निकलेंगे और अगले 95 लाख आपकी ये सुपर टॉपअप पॉलिसी से निकलेंगे। टोटल आपको 1 करोड़ का कवर मिल जाता है। अब ये क्यों इतना पॉपुलर हो रहा है? बिकॉज ये बहुत सस्ता होता है कंपैरेटिवली। मान लीजिए अगर आप एक बेस प्लान लेते हैं 1 करोड़ का जी, वर्सेस आप मान लीजिए सुपर टॉपअप लेके अपना प्लान, एग्जिस्टिंग प्लान को 1 करोड़ का बनाते हैं, तो उसमें कॉस्ट में काफी फर्क आ जाता है। सुपर टॉपअप लेना काफी कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है, सस्ता पड़ता है कस्टमर के लिए। तो ये तरीका है जिससे आप अपना सम इंश्योर्ड बढ़ा सकते हैं। ये दोनों तरीके हैं, दोनों में फर्क कुछ नहीं है। कवरेज आपको उतनी ही मिलती है जितनी वैसे मिलती है, लेकिन सुपर टॉपअप के थ्रू आप सस्ते में अपना सम इंश्योर्ड बढ़ा सकते हैं। तो ये तो आपने बता दिया सम इंश्योर्ड कैसे बढ़ा सकते हैं। एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, अगले सवाल पर आए उससे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, दो सवाल हैं मेरे पास। एक तो ये कि कई लोगों को ऑफिस से भी बीमा कवर मिलता है, उनके लिए क्या अलग से बीमा कवर उनको लेना चाहिए या नहीं? जो हमारे दर्शक हैं उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? दूसरा ये कि आपने बताया कि इतना अमाउंट होना चाहिए, एक सामान्य मिडिल क्लास के लिए कितना बीमा सही रहेगा? जहां पर हम देख रहे हैं ज़्यादातर लोग न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, तो वहां पर उस परिवार के लिए कितना बीमा आपको लगता है कवर जो है वो ज़रूरी है? बिल्कुल, आई थिंक दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपने पूछे। तो पहली चीज, एक कॉर्पोरेट पॉलिसी आज हम सबके पास होती है। जो भी सैलरीड है, कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, उन सबके पास एक कॉर्पोरेट पॉलिसी होती है। और मामूली तौर पे ये पॉलिसी 1 लाख, 2 लाख, मैक्सिमम 5 लाख सम इंश्योर्ड होता है। बहुत ही रेयरली आपको 5 लाख से ज्यादा सम इंश्योर्ड मिलता है आपकी कॉर्पोरेट पॉलिसी। अब इसमें देखिए 2-3 परेशानियां हैं अगर आपके पास सिर्फ एक कॉर्पोरेट पॉलिसी है तो। पहली परेशानी ये है कि आज आप मान लीजिए एक कंपनी में जॉब करते हैं और वहां से आपको कवर मिला हुआ है। कल को मान लीजिए आप किसी दूसरी कंपनी में जाते हैं जहां पे कवर नहीं है या वहां का कवर कम है, तो आपको दिक्कत हो सकती है। बिकॉज आप सडनली एक दूसरी कंपनी में आए और आपका हेल्थ इंश्योरेंस खत्म हो गया है, तो उसमें आपको काफी परेशानी हो सकती है। बिकॉज मान लीजिए उस टाइम पे आपको कोई दिक्कत आती है, आपकी फैमिली को कोई दिक्कत आती है, तो आपके पास कवरेज नहीं होगी या कवरेज कम होगी। एक बात ये। दूसरी चीज, मान लीजिए आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं। बहुत लोग नौकरियां छोड़ के अपना बिजनेस शुरू करते हैं, अपनी ट्रेडिंग शुरू करते हैं, बहुत तरीके के काम करते हैं। ऐसे में अगेन आपके पास कवरेज नहीं होगी जब आप अपना कुछ कर रहे हैं और आप अपनी नौकरी छोड़ चुके हैं जी।
तीसरी प्रॉब्लम जैसे कि मैंने बोला वो ये है कि सम इंश्योर्ड जनरली कम होता है। अब आजकल के ज़माने में इतनी महंगाई में हॉस्पिटलाइजेशन बहुत महंगा होता है, दिन का लाख रुपए का खर्चा आ जाता है। ऐसे में अगर आप और आपका परिवार पूरा 2 लाख 3 लाख 5 लाख के कवर के भरोसे बैठा है तो आगे चल के आपको काफी दिक्कत हो सकती है। एंड लास्ट चीज जो कि आई थिंक अगेन बहुत कॉमन है, जो आज हमें शायद रियलाइज नहीं होती, वो ये है कि मान लीजिए मैंने ये सोचा कि मैं आज तो जॉब कर रहा हूँ, ऐसे 10 साल 20 साल बाद जब मैं रिटायर होऊंगा तब मैं अपना कवर ले लूंगा, तब तक तो मेरे पास कॉर्पोरेट कवर है। अब देखिए उसमें परेशानी क्या है, आप थोड़े से पैसे तो बचा लेते हैं, लेकिन अगर इन द मीनवाइल आपको कोई भी बीमारी हो जाती है, मान लीजिए सीवियर डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, हार्ट प्रॉब्लम हो गई, कैंसर आजकल बहुत यंग एजेस में लोगों को हो रहा है, लंग प्रॉब्लम हो रही है कोविड को चलते, तो ऐसे में अगर आपको कोई भी गंभीर बीमारी हो जाती है तो आपके लिए अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना बहुत मुश्किल भी हो जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए आप 50 के हुए और रिटायर हुए, उस टाइम पे आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी शायद मिल ही ना पाए। तो ऐसे में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, बिकॉज हेल्थ इंश्योरेंस की सबसे ज्यादा जरूरत आपको पड़ती है जब आपकी एज ज्यादा होती है, आपको बीमारियां होती हैं, हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा ज्यादा होता है। ऐसे में अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होगी उस टाइम पे, तो आप एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, बिकॉज खर्चा होगा, खर्चा किसी को तो उठाना ही पड़ेगा। तो ऐसे में ये काफी बड़ा इशू बनता जाता है आगे आगे। तो इसलिए मैं तो सबको यही रेकमेंड करता हूँ कि कॉर्पोरेट पॉलिसी एक अच्छा बैकअप ऑप्शन है आपके लिए। तो आप कॉर्पोरेट पॉलिसी को एक बैकअप ऑप्शन रखिए, लेकिन आपको अपनी खुद की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी रखनी चाहिए एज आपकी प्राइमरी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, और वो आपके साथ है जब तक आप जीवित हैं। तो लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताई आपने। तो अपने दर्शकों को भी हम बता दें कि अगर आप भी चैन की सांस लेना चाहते हैं तो सिर्फ जो आपके ऑफिस की तरफ से हेल्थ पॉलिसी मिली है उसके भरोसे ना रहें, पूरी तरह निश्चिंत होने के लिए खुद का बीमा करवाएं, ताकि आगे चल करके किसी तरह की कोई दिक्कत आती है, कोई घर में बीमार पड़ता है तो आपके पास कोई संकट की स्थिति ना आए, कोई आर्थिक समस्या ना आए। अगला सवाल, अब कुछ बीमा कंपनियां ऐसी हैं अमित जी जो कि अपनी पॉलिसी पर ओपीडी एड ऑन की सुविधा दे रही हैं, ये किस तरह का विकल्प है और किन लोगों को लेना इसे चाहिए? क्योंकि अब ये एक नई तरह की सुविधा है, क्योंकि अब तक जो लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेते थे उनके साथ ये समस्या होती थी कि जब तक 24 घंटे एडमिट अगर आप नहीं होते हैं तो उसमें किसी तरह का लाभ नहीं मिलता था। अब ये है कि कोविड आने के बाद और इतने सारे टेस्ट हो रहे हैं, आपको एडमिट भी नहीं किया जा रहा है, दिन के काफ़ी सारे खर्चे हो जाते हैं, ब्लड टेस्ट से लेकर के डॉक्टर की फीस महंगी है, दवाइयाँ इतनी महंगी हैं, ये ओपीडी है क्या और किस तरीके के लोगों को इसे लेना चाहिए? बिल्कुल, देखिए आज की डेट में 70% ऑफ ऑल हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर जो कि मामूली लोग आम लोग करते हैं वो आउट पेशेंट पे होता है। आउट पेशेंट का मतलब ये है कि आप हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो रहे हैं, आप किसी डॉक्टर को दिखा रहे हैं, आप कोई दवाई ले रहे हैं, आप कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट करा रहे हैं। उन सारे केसेस में 70% आपका खर्चा होता है हेल्थ केयर का, बाकी 30% खर्चा होता है हॉस्पिटलाइजेशन पे, कोई सर्जरी आपको करानी पड़ी, कुछ गंभीर कुछ बीमारी हुई। तो ऐसे में सबसे बड़ा मेरे को लगता है चैलेंज आज ये है हम सबके सामने कि 70% एक्सपोजर है हमारा ओपीडी की तरफ और वो कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कवर नहीं करती है आज के। अब यहीं पे मैं एक कंपैरिजन देना चाहूंगा डेवलप्ड कंट्री से, जैसे कि अमेरिका है, यूरोप में आप कोई भी देश उठाते हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे इन देशों में हेल्थ इंश्योरेंस के साथ में ओपीडी कवर ऑलमोस्ट हर कस्टमर लेता है। लेकिन हमारे देश में अभी तक ओपीडी कवर इतना पॉपुलर नहीं है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि कोई बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं थे। लेकिन पिछले 6 महीने में हमने ये देखा है कि बहुत सारे अच्छे ओपीडी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो कि आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ ले सकते हैं या फिर आप उन्हें ऐड कर सकते हैं साथ। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मान लीजिए आपको हल्की मुल्की खांसी जुकाम है, कोई दिक्कत है, परेशानी है, डेंटिस्ट के पास जाना है, तो उसका जो खर्चा है वो ये ओपीडी पॉलिसीज कवर करती है। उसके बाद इसी के साथ में मान लीजिए कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट कराना पड़ा, कोई मेडिसिन ऑर्डर करनी पड़ी, आपको हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ है इसलिए नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कवर नहीं करेगी, लेकिन ये आपके आउट पेशेंट बेनिफिट में कवर हो जाएगा। तो इससे आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि आपका जो एक्सपोजर है वो 0 हो जाता है, क्योंकि कोई भी छोटी बड़ी बीमारी है या कोई बहुत बड़ी गंभीर बीमारी है, दोनों आपके हेल्थ इंश्योरेंस में कवर हो जाते हैं। अमित जी, इसमें सवाल अब ये बनता है कि अगर हम ये सुविधा लेते हैं या हमारे दर्शक इसको देख करके इस सुविधा के बारे में जानकारी लेकर के इस सुविधा को लेते हैं, तो क्या क्या खर्च इसमें शामिल होते हैं? क्या दवा वगैरह का खर्च भी इसमें शामिल होगा या पहले से ही ये
शर्तें बताई जाएंगी, क्या क्या शामिल होगा, डॉक्टर की फीस शामिल होगी क्या, इसमें कौन कौन से वो खर्चे हैं जो इसमें शामिल होते हैं? बिल्कुल, देखिए बहुत बहुत ही साफ सिंपल शब्दों में ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, हम्म। जिसमें कि आपके मोस्टली 3 तरीके के खर्चे कवर होते हैं, जो कि आउट पेशेंट के सारे खर्चे वही होते हैं। पहला खर्चा है जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, हम्म। तो जिसको हम डॉक्टर कंसल्टेशन बोलते हैं बेसिकली, तो उसका खर्चा कवर होता है इसमें। इनफैक्ट कुछ ऐसे प्लान्स भी हैं जिसमें आपको अनलिमिटेड डॉक्टर कंसल्टेशन मिलते हैं, और आप पूरे देश में किसी भी अच्छे बड़े डॉक्टर के पास जा सकते हैं। कैशलेस सुविधा होती है ये, तो जैसे कि हॉस्पिटलाइजेशन कैशलेस होता है हम्म। हेल्थ इंश्योरेंस में, वैसे ही ओपीडी भी कैशलेस है। हम्म। तो आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन पे जाके बस अपना डॉक्टर विजिट बुक करना है, आप जाएं डॉक्टर को दिखाएं, आपको कोई बिल नहीं देना होगा, इंश्योरेंस कंपनी आपका बिल सेटल करती है। तो ये तो हुआ पहला पार्ट जी। डॉक्टर कंसल्टेशन का, हम्म। जो डॉक्टर का खर्चा हुआ। हम्म। दूसरा पार्ट होता है अगर डॉक्टर ने बोला कि मान लीजिए कोई ब्लड टेस्ट कराना है, कोई और कोई भी टेस्ट कराना है, हम्म। तो ऐसे में उसका जो खर्चा होता है वो भी यही पॉलिसी देती है। और तीसरा है दवाइयों का खर्चा, मेडिसिन का खर्चा, जो कि अगेन यही पॉलिसी देती है। हम्म। तो ये 3 तरह के खर्चे हैं जो कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी देती है, जो आउट पेशेंट बेनिफिट्स कवर करती है। इनमें आपके ऑलमोस्ट सारे एक्सपेंसेस कवर हो जाते हैं। ऐसा मुश्किल ही है कि कोई ऐसा खर्चा होगा जो आउट पेशेंट में कवर नहीं होगा। हम्म। तो चलिए, काफ़ी महत्वपूर्ण बात आपने बताई और हमारे दर्शकों के लिए भी ये काफ़ी रुचिकर विषय है, क्योंकि ज़्यादातर परिवारों में बहुत कम ऐसा होता है कि हम सामान्य तौर पर एडमिट नहीं होना पड़ता है। और अगर ऐसी सुविधा मिल रही है कि क्योंकि डॉक्टर की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, टेस्ट बहुत महंगे होते जा रहे हैं, अब तो दवाइयाँ भी महंगी हो गई हैं, तो ये तमाम खर्चे आपके बजट को प्रभावित नहीं करेंगे अगर आपने ओपीडी एड ऑन ले रखा है तो अगर आप लेते हैं तो फिर आपको मिलेगी चैन की सांस। इसके अलावा स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी पर आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे बहुत सारी खबरें इस तरह से आ रही हैं, लोग कह रहे हैं कि हेल्थ पॉलिसी लेने के लिए तो आप कह दे रहे हैं, लेकिन जब हम क्लेम कर जब हमारी ज़रूरत होती है तो क्लेम रिजेक्ट के मामले काफ़ी बढ़ रहे हैं। लोगों की ये शिकायत है कि हम अपनी टाइम पे हम जो है प्रीमियम भी दे रहे हैं, उसके बावजूद जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो कंपनियां जो है क्लेम रिजेक्ट कर देती हैं किन्हीं ना किन्हीं कारणों से। क्या इसमें क्या कंपनियों की मनमानी चलती है? देखिए, ऐसा बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि कंपनी मनमानी कर सके। इंश्योरेंस एक बहुत ही रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, एक गवर्नमेंट रेगुलेटर है, IRDAI, एडा के नाम से भी बोलते हैं बहुत बड़े उनको, बिल्कुल। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये बहुत ही क्लोजली गवर्न करती है क्लेम्स को, और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि इवेंचुअली एडा ये चाहता है कि कस्टमर की क्लेम कस्टमर के हित में हो और कस्टमर के साथ कुछ गलत ना हो। ये इंश्योर करा जाता है, और कस्टमर्स के पास बहुत सारे विकल्प हैं। अगर उनको ऐसा लगता है कि उनका क्लेम गलत रिजेक्ट हुआ है, तो उनके पास बहुत सारे विकल्प है। वो IRDAI में कंप्लेन कर सकते हैं, वो इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन होता है, वहां पे जाके भी कंप्लेन कर सकते हैं। तो बहुत विकल्प है जिसके थ्रू करा जा सकता है। एंड रियलिस्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी अपनी मनमानी करे और क्लेम खारिज कर दे। अब सवाल ये आता है कि क्लेम खारिज कब होते हैं। देखिए, क्लेम खारिज होने के बस 2 ही रीजन हैं, और कोई रीजन नहीं है, सिर्फ 2 रीजन है जब आपका क्लेम रिजेक्ट होगा या खारिज होगा। पहला रीजन ये है कि अगर आपकी पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशंस के बाहर आप कुछ क्लेम करना चाह रहे हैं तो। एक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक पॉलिसी है जिसमें कि आपकी जो रूम की लिमिट है, जो आप हॉस्पिटल में रूम लेते हैं, उसकी जो लिमिट है वो है सिंगल प्राइवेट रूम। लेकिन आप एक हॉस्पिटल में गए और आपने एक डीलक्स रूम ले लिया, तो ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी तो सिंगल प्राइवेट रूम के हिसाब से पैसे ही देगी, वो पैसे नहीं देगी डीलक्स रूम के हिसाब से, बिकॉज आपने जो इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक अग्रीमेंट किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया, उसमें लिखा था कि सिंगल प्राइवेट रूम तक आप जाएंगे, लेकिन आप डीलक्स पे गए। तो जहां पे भी आप पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस के बाहर चले जाते हैं, वहां पे क्लेम खारिज हो सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए हर कस्टमर के लिए जो पॉलिसी खरीद रहा है, ये समझना कि आपकी पॉलिसी कौन सी है, उसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, क्या लिमिटेशंस है। एक मैंने देखा है जो बहुत कॉमन गलती है जो काफी लोग करते हैं, वो ये है कि आप अपने किसी एजेंट के पास जाते हैं और आप उन्हें चेक पकड़ाते हैं और बोलते हैं जो अच्छी पॉलिसी है वो दे दीजिए। आप चेक ही नहीं करते हैं कि मेरी पॉलिसी में क्या है, क्या बेनिफिट्स है, क्या फीचर्स है। ऐसे में ये परेशानी आ सकती है। तो हम तो पॉलिसी बाजार में अपने हर कस्टमर को इनकरेज करते हैं कि आप जो भी प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं अपने लिए, आप अच्छे से देखिए, परखिए, समझिए और तभी उस प्रोडक्ट को लीजिए। तो एक ही पहला रीजन हो गया क्लेम रिजेक्शन का, अगर आप कोई ऐसा क्लेम कर रहे हैं जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस के बाहर है। दूसरा रीजन, और ये बहुत रेयरली होता है, देखिए कोई भी अच्छा आदमी नहीं करेगा, लेकिन बहुत रेयरली होता है, अगर कोई जानबूझ के फ्रॉड करना चाह रहा है।
तो क्लेम रिजेक्ट होता है। मैं फ्रॉड का मतलब समझाता हूँ आपको क्या है। जी मान लीजिए आपको कोई बीमारी है, मान लीजिए आपको डायबिटीज है, ऑलरेडी है आपको डायबिटीज। जी। जब आपने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी, हम्म, तो आपको सवाल पूछे जाते हैं आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के बारे में कि हम्म, आपको ऑलरेडी कोई बीमारी तो नहीं है, हम्म, या फिर आप कोई दवाई खा रहे हैं, या आपको कभी हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है उसके लिए। हम्म, अब अगर उस टाइम पे आपने डिक्लेयर नहीं करा कि आपको डायबिटीज है, तो कहीं ना कहीं आपने झूठ बोला, तो हम्म। वो नॉन डिस्क्लोजर में आता है और उस केस में भी आपका क्लेम रिजेक्ट होता है। अब इसमें अगेन मैं दोबारा बोलना चाहूंगा कि ये कस्टमर्स को बहुत जरूरी है ये समझना कि जब आप अपनी पॉलिसी ले रहे हैं, आप एक लीगल अग्रीमेंट कर रहे हैं एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ। जी। तो उसमें आप पे ये दारोमदार है कि आप सब कुछ सच बताएं। हम्म, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, कुछ छुपाना नहीं चाहिए। जब तक आप ये कर रहे हैं, तब तक इंश्योरेंस कंपनी क्लेम आपका रिजेक्ट कर ही नहीं सकती है। अब इसके लिए बहुत रेगुलेशंस है, बहुत कुछ है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम कभी रिजेक्ट नहीं कर पाएगी। अमित जी, लेकिन यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि अगर मान लीजिए आपने चूंकि जिक्र डायबिटीज़ का किया, तो उसी में मेरा सवाल है, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपनी शुगर चेक ही नहीं करवाई है और वो अगर ये कहता है कि उसे डायबिटीज़ नहीं है, तो फिर वो झूठा कैसे हो सकता है? या फिर क्या क्या बीमा कंपनी क्या उस चेकअप होगा उसका, उस आधार पर तय होगा उसे? बिल्कुल, देखिए जी। कुछ कुछ केसेस में अगर जैसे उम्र ज्यादा होती है तो हम्म, चेकअप होता है हम्म, और कस्टमर से पूछा जाता है कि आपको शुगर की प्रॉब्लम तो नहीं है। हम्म, अगर कस्टमर सच बोल रहा है, ट्रूथफुली बोल रहा है कि हम्म, मेरे को नहीं है, तो क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। हम्म, क्लेम सिर्फ उन केसेस में रिजेक्ट होता है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। बहुत हम्म, बारी क्या होता है, मान लीजिए कस्टमर ने पॉलिसी खरीदते हुए बोला मेरे को डायबिटीज नहीं है। हम्म, अब कस्टमर ने ये बोला, लेकिन जब आप मान लीजिए साल बाद, 2 साल बाद, जब भी आप हॉस्पिटलाइजेशन के लिए गए, हम्म, तो जब वहां ट्रीटिंग डॉक्टर ने पूछा कि हम्म, आपको कोई बीमारी तो नहीं है, हम्म, तो कस्टमर ने बोला हाँ जी मेरे को डायबिटीज और मैं 10 साल से दवाई खा रहा हूँ। तो ऐसे कंडीशन में क्लेम रिजेक्ट होता है। अच्छा। अगर कस्टमर को पता नहीं था कि उनको डायबिटीज है, तो क्लेम रिजेक्ट नहीं होता है। हम्म, एंड देखिए, क्लेम बाय डिफॉल्ट अप्रूव्ड होते हैं हमेशा। जी जी। इसको क्लेम में अगर लेट्स से कुछ कुछ नॉन डिस्क्लोजर हुआ है, जी। तो वो प्रूव करने का दारोमदार इंश्योरेंस कंपनी का होता है। जब तक वो प्रूव नहीं कर सकते, क्लेम रिजेक्ट नहीं हो सकता। हम्म, तो एग्जाम्पल के तौर पे इंश्योरेंस कंपनी ये नहीं बोल सकती कि हमें लगता है कि कस्टमर ने झूठ बोला है इसलिए हम क्लेम रिजेक्ट करेंगे। बिल्कुल। बाय तो डिफॉल्ट कस्टमर ने सच बोला है, इंश्योरेंस कंपनी को प्रूव करना पड़ता है कि कस्टमर ने झूठ बोला है। ठीक। तो आज का तीसरा सबक यही है कि अगर आप कोई भी हेल्थ बीमा ले रहे हैं, तो किसी एजेंट के भरोसे ना लें, किसी की बातों में आके ना लें, ऐसे ही हस्ताक्षर करके ना लें। उसकी डिटेल स्टडी करें, सारी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ें, और जब एडमिट हो हॉस्पिटल में, तो उन्हीं अनुबंधों के आधार पर आप जो है आगे चल करके अपना क्लेम कर सकते हैं। रिजेक्शन की संभावना बहुत कम रहेगी। अब सवाल ये है कि अगर बीमा कंपनी क्लेम खारिज कर देती है मान लीजिए किसी कारणवश, तो पॉलिसी धारक को लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है। अब वो आगे किस तरीके से बढ़े और अपने क्लेम को कैसे पा सकता है? क्या कुछ विकल्प हैं उसके पास? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे 3 तरीके हैं इंश्योरेंस कस्टमर के पास अगर उनका क्लेम खारिज हो जाता है। जी। पहली चीज, आपको अपने ब्रोकर के पास, अपने एजेंट के पास जाना चाहिए और आपको उनको बोलना चाहिए कि वो आपको रिप्रेजेंट करे इंश्योरेंस कंपनी के सामने। जी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, पॉलिसी बाजार में हमारे पास हर महीने कितने ऐसे 100 क्लेम्स आते हैं जो हम्म, कि रिजेक्ट हो चुके होते हैं, लेकिन बाद में हम उन्हें अप्रूव करवाते हैं इंश्योरेंस कंपनी से। हम्म, क्यों? क्योंकि हम कस्टमर को रिप्रेजेंट करते हैं इंश्योरेंस कंपनी के सामने। और हम देखिए, मोस्टली क्या होता है जब भी क्लेम रिजेक्ट होता है, बहुत बारी कोई डॉक्यूमेंटेशन इशू होता है, कोई अंडरस्टैंडिंग गैप होता है। ऐसे में हम एज अ ब्रोकर सामने आते हैं और कस्टमर की मदद करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला विकल्प है कि आप अपने ब्रोकर के पास जाएं ठीक। और आप उन्हें बोले कि रिप्रेजेंट करें। और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे हैं, हम्म, तो एक रेप्यूटेड कंपनी, रेप्यूटेड ब्रोकर, रेप्यूटेड एजेंट के पास जाएं, तभी वो आपको रिप्रेजेंट करें। हम्म, ये है पहला विकल्प। जी जी। दूसरा विकल्प है कि आप इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन के पास जा सकते हैं। ये एक बॉडी है जो कि बनी इसी के लिए है हम्म, कि अगर किसी को इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई शिकायत हो, तो आप वहां पे शिकायत कर सकते हैं और उसकी जांच करी जाती है। इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन के ऑफिस हर बड़े शहर में होते हैं। आप हम्म, उनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, उनको ईमेल लिख सकते हैं, वहां फोन कर सकते हैं। जी। तो ये आपका दूसरा विकल्प है। हम्म, तीसरा विकल्प, जैसे कि मैंने पहले बोला, आप ईडा के पास भी जा सकते हैं। IRDAI जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, हम्म, बहुत ही प्रोएक्टिव बॉडी है। वहां पे आप जाके भी अगर कंप्लेंट करते हैं, जी। तो बहुत स्ट्रिक्टली उसे लिया जाता है। हम्म, तो ये 3 विकल्प इसी ऑर्डर में मैं बोलूंगा कि आप ठीक। फॉलो कर सकते हैं अगर आपका क्लेम कभी खारिज हुआ है। हम्म, चलिए अब इस बीच चलते हैं अगले सेगमेंट की ओर, और इसमें बड़ी संख्या में हमारे दर्शक हमें अपने सवाल भेजते हैं,
और हम उनका कोशिश करते हैं अपने एक्सपर्ट के ज़रिए कि उनका जवाब आप तक पहुंचा सकें। पहले दर्शक हमारे साथ सुमित नागपाल जी ने सवाल भेजा है, गंगानगर राजस्थान से हैं। उनका सवाल ये है कि कुछ बीमा कंपनियां अपनी पॉलिसी में साल में एक बार हेल्थ चेकअप की भी सुविधा देती हैं, इसका कब और कैसे फ़ायदा उठाना चाहिए, और क्या इससे नो क्लेम बोनस पर तो इनका असर नहीं पड़ेगा? तो इनके सवाल ये हैं कि कब कैसे इसका फ़ायदा उठाएं और नो क्लेम बोनस पर इस पर कोई असर पड़ता है क्या? तो पहले मैं बोलना चाहूंगा कि नो क्लेम बोनस पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो अगर आपका नो क्लेम बोनस ऑलरेडी है तो वो मेंटेन होगा, अगर इस साल बढ़ना है तो इस साल बढ़ेगा। हेल्थ चेकअप से नो क्लेम बोनस पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। अब कब आपको ये यूज करना चाहिए? देखिए, आजकल स्पेशली जैसे हालात हैं, कोविड के चलते बहुत परेशानियां हो रही हैं। यंग लोगों में, बड़ी उम्र के लोगों में, हर तरह के लोगों में कुछ ना कुछ परेशानी चल रही है कोविड के चलते। तो हेल्थ चेकअप कराना तो वैसे ही बहुत जरूरी है। मैं तो बोलूंगा अगर आपको फ्री में नहीं मिल रहा है तो आप पैसे देके कराइए। जी लेकिन लेकिन अगर आपकी एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है जी। और आपको उसमें हेल्थ चेकअप मिल रहा है, तो मैं बोलूंगा कि आपको डेफिनेटली हर साल अपना हेल्थ चेकअप कराना ही चाहिए। वो एक अच्छी चीज है, आप अवेयर रहेंगे अपनी हेल्थ के बारे में। अगर आप में मान लीजिए कोई बीमारी अगर डेवलप हो रही है, मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, डायबिटीज बढ़ रहा है, वो सब पता चल जाएगा और आप प्रिकॉशनरी एक्शंस ले पाएंगे। चलिए, तो आपके कोई भी असर नहीं पड़ेगा नो क्लेम बोनस पर और आपको सुविधा मिल रही है तो हर साल अपने स्वास्थ्य चेकअप कराते रहिए ताकि पता रहे कि शरीर में क्या कुछ हो रहा है। सुनील कुशवाहा जी का सवाल आया है बदायूं से, उत्तर प्रदेश से। अब ये कह रहे हैं कि इनके पास 5 लाख रुपए का हेल्थ बीमा प्लान है और वो अब इसका कवर बढ़ाने के लिए टॉपअप लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब उनका सवाल ये है कि टॉपअप प्लान मौजूदा कंपनी से ही लें या फिर किसी दूसरी कंपनी से, क्या बेहतर विकल्प रहेगा, जिस पर अभी आप चर्चा भी कर रहे थे? देखिए, थ्योरेटिकली फर्क नहीं पड़ता, आप सेम कंपनी से भी ले सकते हैं, दूसरी कंपनी से भी ले सकते हैं, कवरेज आपको वैसे ही मिलती है। तो पहली चीज तो ये कि आपको वो टॉपअप लेना चाहिए जो ज्यादा कवरेज दे कम दाम में। अब आपके पास 5 लाख का प्लान है, आप उसको 1 करोड़ तक कैसे पहुंचाएं कम से कम दाम में? जो सबसे सस्ता और अच्छा कवर दे आप वो ले सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि क्लेम के टाइम पे अगर आपका टॉपअप और आपका बेस प्लान बीमा कवर सेम कंपनी से है तो क्लेम में थोड़ी आसानी होती है, बिकॉज सारा क्लेम कैशलेस निकल जाता है जी। लेकिन मान लीजिए आपका टॉपअप अलग कंपनी से है और बेस प्लान अलग कंपनी से है, तो थोड़ी दिक्कत आती है कैशलेस क्लेम सेटलमेंट में। क्लेम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपको हो सकता है कुछ पार्ट रिइंबर्समेंट पे लेना पड़े, जिसका मतलब ये है कि आपको पहले कुछ पैसे देने पड़ेंगे और बाद में आप इंश्योरेंस कंपनी से रिइंबर्स करा पाएंगे। तो इसलिए एडवाइस यही है कि आप सेम कंपनी से लें। लेकिन मैं दोबारा बोलूंगा कि अगर सेम कंपनी में बहुत अच्छा टॉपअप प्लान नहीं है और आपको किसी दूसरी कंपनी से अच्छा, सस्ता और हाई कवर वाला टॉपअप प्लान मिल रहा है तो आप उसके लिए भी जा सकते हैं, कवरेज आपकी इंटैक्ट रहेगी। चलिए, तो आपके लिए सलाह यही है कि आप उसी कंपनी में लेते हैं तो बेहतर रहेगा, लेकिन वहाँ पर अगर अच्छे प्लान्स नहीं हैं तो फिर आप दूसरी कंपनी में जा सकते हैं। अब कार्यक्रम को समाप्त करने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अमित जी, चलते चलते आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे कि अब चूँकि हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर के इस पूरा कार्यक्रम में हमने चर्चा की है, कौन सी ऐसी चूक है, गलती है जो अक्सर लोग अपने स्वास्थ्य बीमा के साथ करते हैं? चलते चलते ये ज्ञान हम आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, 2 चीज़ें मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा जो मैंने बहुत मामूली तौर पे गलतियाँ देखी हैं। पहली ये है कि हम थोड़े से पैसे बचाने के लिए कवरेज कम लेते हैं। आपने ये देखा, मान लीजिए पॉलिसी लेने गए, आपने देखा कि 5 लाख भी मिल रहा है, 10 लाख भी मिल रहा है और जैसे 1 करोड़ भी मिल रहा है। अब एक्चुअली 1 करोड़ और 10 लाख में जो फर्क होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता, 500 रुपए महीना, इतना फर्क होगा सिर्फ। 500 रुपए महीना कुछ नहीं है। आज हम एक पिज्जा खाने जाते हैं, हम उतना पैसा खर्च देते हैं। तो वो 500 रुपए बचाने के लिए आपने 10 लाख लिया और आपने 1 करोड़ नहीं लिया। अब ये दिक्कत आपको उस टाइम रियलाइज नहीं होगी, लेकिन अगर मान लीजिए आपका क्लेम आ गया और 15 लाख रुपए का क्लेम आ गया तो परेशानी ही परेशानी है। वो 500 रुपए बचाने के लिए आपने 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा अपनी जेब से दिए और फिर वो आपकी लाइफ लॉन्ग लायबिलिटी बन जाती है। तो पहला ये एक बहुत मामूली दिक्कत है, जो गलती है जो लोग करते हैं। दूसरा ये है जिसमें हमने बात करी थी कि लोग अपना कॉर्पोरेट पॉलिसी पे डिपेंड करते हैं, उनको लगता है कि हमारी कॉर्पोरेट पॉलिसी इनफ है। लेकिन सच्चाई ये है कि कॉर्पोरेट पॉलिसी आपके लिए कन्वीनियंट ऑप्शन है, बट आप समझिए कि आगे आगे जाके ये आपके लिए बहुत बड़ी लायबिलिटी बन जाएगी। मान लीजिए आप 50 के हैं, आपको एक बीमारी हो चुकी है और अब आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मिल नहीं सकती। ऐसे में आप अपने ऊपर एक लायबिलिटी है, अपने परिवार पे, अपने बच्चों पे एक लायबिलिटी है, क्योंकि उनको लाइफ लॉन्ग आप पे पैसे खर्चने पड़ेंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लिए खुद का एक कवर लें और जल्दी लें, वेट ना करें कि कहीं आपको कोई बीमारी हो जाए और उसके बाद वो मिल ना पाए।
बहुत अच्छी बातें बताई आपने, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मनी 9 के इस मंच पे आने के लिए। और जो ज्ञान आपने दिया है, निश्चित रूप से हमारे तमाम दर्शक इस ज्ञान के बाद अगर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो चैन की सांस ले पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।